तो इट वेलकम टू डेयरी एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 1908 में एक कार्निवल को दिखाते हुए, जहां पर हम नोटिस करते हैं फ्रांसिस नाम के एक बच्चे को जो कि कार्निवल के अंदर घूम रहा होता है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ ईस्टर एग्स देना चाहूंगा। अब आखिरी एपिसोड के अंदर यानी कि इंट्रो में न्यूज चल रही थी, या फिर ये कहें कि एक न्यूज़पेपर कटिंग थी कि इसी कार्निवल के अंदर एक ट्रेजरी हुई थी जहां पर 88 बच्चों की जान गई, और ये चीज 1908 में ही हुई थी, जो कि हमें सीजन 3 में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको सीजन 3 का ग्लिम्स यहाँ पर पहले ही देखने के लिए मिल चुका है। पहला सीजन जो चल रहा है उसकी कहानी 1962 में सेट है, और फिर होगा सीजन 2 यानी कि 1935, जहां पर वही गैंग मैसेकर होने वाला है, यानी कि ब्रैडले गैंग मैसेकर। इसकी कार भी आखिरी एपिसोड के अंत में मिली थी, और ये सब कुछ पेनीवाइज ने ही करवाया था। और फिर आएगा 1908 यानी कि तीसरा सीजन। सो हर साइकिल यानी कि 27 साल के हिंट्स हमको पहले से ही मिल रहे थे। अब इस जगह एक हॉन्टेड सेटअप के अंदर फ्रांसिस को रिंग मास्टर भेजने लगता है, जो कि काफी वियर्ड सेट कर रहा था। कहा जाता है कि डेरी के अंदर पेनीवाइज यानी कि इट का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि सब बड़े लोग वियर्ड से एक्ट करते हैं और बच्चों के प्रति दया भाव नहीं होती। जैसे कि पेनीवाइज के मन में कोई भी दया भाव बच्चों के लिए नहीं है। उसको बच्चे पसंद है क्योंकि उनका डर ज्यादा बेहतर होता है, उसके लिए वो बेहतर मील होती है। और आप जानते हो कि इट जो है वो ऐसा ही करता है। हर 27 साल में वो एक्टिवेट होता है, बच्चों का शिकार करता है और वापस से हाइबरनेशन में यानी कि सीवर्स के अंदर चला जाता है। खैर, अब जब फ्रांसिस अंदर जाने लगता है तो बाहर ही वो दूर किसी व्हाइट क्लाउन को रेड बलून्स के साथ बैठा हुआ देखता है, और माना जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज के ह्यूमन फॉर्म बॉब द ग्रे, जो कि मूविंग सर्कस 1908 में ही लेकर आया था, उसकी बेटी है, जो कि आगे चलकर इट चैप्टर 2 के अंदर मिसेस कर्श बनती है। इनफैक्ट इस फीमेल क्लाउन के हेयर के ऊपर जो बेल लगी हुई है वो याद दिलाती है इट चैप्टर 1 के जॉर्जी और पेनीवाइज के पहले एनकाउंटर को। जब पेनीवाइज अपना नाम बताता है तो बेल की आवाज अचानक से सुनाई देती है। और बेसिकली जो बॉब ग्रे नाम है ना, वो एक तरफ से यहाँ पर हमको देखा जाए तो ऐसी चीज दिखाती है जो कि खतरनाक एंटिटी है, जो कि ईटर ऑफ वर्ल्ड्स है, जो कि पेनीवाइज खुद है। खैर, अब तभी फ्रांसिस जो होता है वो अंदर चला जाता है। इसको एक पियानो प्ले करता हुआ व्यक्ति मिलता है, और इस आदमी को आप गौर से देखिए तो यही है इट मूवीज और इस शो के डायरेक्टर। खैर, थोड़ा आगे जाने पर फ्रांसिस को 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जिनका पेट आपस में जुड़ा हुआ था और मांस बाहर से दिखाई दे रहा होता है, जो कि शाइनिंग में ट्विन गर्ल्स का रेफरेंस था। खैर, फ्रांसिस को थोड़ा सा वियर्ड फील होता है और वो एक आगे अंधेरे कोने में चला जाता है, जहां पर हमको 2 येलो रोशनी दिखती है जो कि किसी की आंखों जैसी दिख रही थी। और लास्ट एपिसोड में हम ऐसी आंखें सब जगह देख चुके हैं जो कि पेनीवाइज की आंखें हैं। खैर, अब उसी अंधेरे कोने से एक स्केलेटन मैन बाहर आता है, जो कि एक बहुत ही दुबला पतला सा ओल्ड मैन था, जो कि पेनीवाइज की तरह बच्चों को डराने की कोशिश करता है, या फिर उसका ही एक रूप है। इनफैक्ट सेम पोस्टर बाहर सर्कस में भी लगा हुआ था, और ये ओल्ड मैन जो है ना, वो सेम टू सेम फ्रॉम सीजन 3 का येलो जैकेट ओल्ड मैन है। इनकेस आपको लगा हो कि आपने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, और अगर आपने अभी तक फ्रॉम सीरीज के तीनों सीजन को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, अब फ्रांसिस उससे डर कर बाहर निकल जाता है, और बाहर थोड़े से ईस्टर एग्स और दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक प्ले शेल्फ के अंदर क्लाउन डॉल्स लगी हुई थी, लेकिन सबके बाल येलो थे, सिर्फ एक ही लाल बाल वाला था, जो कि पेनीवाइज को दर्शाता है। और उसे ही अभी खेल खेल में कोई हिट कर देता है, मतलब कि इंसान पेनीवाइज को सिर्फ खेल खेल में मारने का सोच सकता है, और रियलिटी में तो पेनीवाइज इंसानों को खेलते खेलते ही खत्म करता है। खैर, अब उस क्लाउन वाली शेल्फ के एग्जैक्ट नीचे टर्टल रखे हुए थे, जो कि पूरी सीरीज के अंदर एपिसोड्स के अंदर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैथ्यूरिन को दर्शाते हैं, यानी कि वही कॉस्मिक एंटिटी जो कि इट की नेचुरल एनिमी है। खैर, अंदर पियानो पर अब जो गाना प्ले हो रहा था ना, वो भी इट मूवी का थीम सॉन्ग है, जो कि तब प्ले हुआ था जब पहली बार इट ने जॉर्जी को अपना शिकार बनाया। खैर, अभी कैसे भी बचते बचाते फ्रांसिस बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसको मिलते हैं, जो कि उसको बताते हैं कि उन्होंने एक खेल में उसके लिए गुलेल जीती है, और वो काफी खुश हो गया था। खैर, अब गुलेल से एक और ईस्टर एग दिखता है। हम एक साथ 3 लटकी हुई गुलेलों को देखते हैं, और उसके ऊपर 3 न्यूमेरिक था और एक 5 न्यूमेरिक था। और इट वेलकम टू डेरी की भी 3 सीजन्स लगातार आएंगे, और टोटल काउंट किया जाए तो इट सीरीज के 3 सीजन्स हो गए और 2 मूवी हो गई, यानी कि मिलकर बनता है 5। अब देखो, इस एपिसोड के अंदर ना भर भर के ईस्टर एग्स हैं, और मैं यहाँ पर आपको काफी सारे बताऊंगा भी, क्योंकि कई लोग खाली नरेट कर देते हैं लेकिन यहाँ पर हिंट्स को नहीं समझाते। तो यहाँ पर आपको डिटेल में हर एक चीज देखने के लिए मिलेगी। खैर, अब एक और ईस्टर एग है कि गुलेल सबसे बड़ा वेपन था इट 1990 वाली मिनी सीरीज का। यहाँ पर लूजर्स क्लब में बेवर्ली मेल्टेड सिल्वर से उसे हिट करती है, और यहाँ पर पेनीवाइज को सिल्वर नहीं बल्कि उन बच्चों का भरोसा हर्ट कर पाया था। एस पेनीवाइज डर पे फीड करता है, लेकिन जहाँ पर हिम्मत और प्यार रहेगा वो वहाँ पर शक्तिहीन हो जाता है।
खैर अभी फ्रांसिस और उसके पिता यहाँ से निकल जाते हैं तो फ्रांसिस और उसके पिता आगे बढ़ते हैं। इनकी गाड़ी ओवरहीट होकर वहीं पर रुक गई थी तो फ्रांसिस के पिता उसको पानी लाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि जिस टाइम पर ये कार दिखाई गई है यानी कि 1908 में, उस वक्त ये लॉन्च नहीं हुई थी। तो शायद ये मेकर्स की मिस्टेक है, सोचो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हम किस लिए बैठे यहाँ पर। एनीवेज फ्रांसिस पानी लेने जाता है जिसके पास उसके पिता के दिए हुए बस 3 ही सिक्के थे यानी 3 सेंट थे। तो वो अपनी गुलेल पानी बेचने वाली लड़की रोज को दे देता है और यहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है। अब अगले सीन में सभी बच्चों के साथ रोज और फ्रांसिस जंगल के पास खेल रहे होते हैं कि तभी भागता हुआ फ्रांसिस जो होता है ना, वो जंगल के काफी अंदर चला गया था जिसे अब वही सेम स्केलेटन मैन हॉन्ट करने लगता है जो कि यही इट एंटिटी है। उसका शरीर बड़ा सा हो जाता है, आंखें गायब हो जाती हैं और बड़े बड़े दांत आ गए थे। आपको याद होगा कि इट चैप्टर 2 के अंदर जो मिसेस कर्च होती है वो बेवर्ली को इस तरह से डराती है। और अगर आप दांतों को ध्यान से देखें तो ये पेनीवाइज के ही दांत हैं जो कि यहाँ पर हमको काफी बार देखने के लिए मिल चुके हैं। अब यहाँ पर इट जो है वो पहले तो इंसानों की जैसे भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर उसको 4 पैरों पर ही भागना पड़ता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज की स्टार्ट में पेनीवाइज ने वल्चर का रूप लिया था यानी कि इट चैप्टर 2 के अंदर हमें दिखाया गया, लेकिन लोग डर के मारे भाग जाते थे और ये चीज शो करी गई थी इट चैप्टर 2 के चर्च रिचुअल के बारे में दिखाते टाइम। तो इट ने फिर इंसान का रूप लिया लेकिन उसकी हरकतें वियर्ड हो जाती थी यानी कि एक्सप्रेशन चेंज हो जाया करते तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता था। और फाइनली जाकर उसने पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का रूप लिया। एज जोकर और क्लाउन्स की हरकत देखकर लोग उतना वियर फील नहीं करते और उनको अपने करीब आने देते हैं। खैर इट लगभग फ्रांसिस को पकड़ ही चुका था लेकिन अब तक रोज वहां पर आकर गुलेल से उस स्केलेटन मैन यानी कि इट को हिट करती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है और यहाँ पर उसकी आम जो बची कुची थी वो भी खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज है कि स्केलेटन मैन का खून ऊपर की तरफ उड़ रहा था जो कि असल में पेनीवाइज के साथ होता है कि उसका खून हमेशा ऊपर की तरफ ही उड़ता है। सेम चीज इट चैप्टर 1 और 2 में दिखाई गई थी और कहा जाता है कि जहाँ पेनीवाइज है वहाँ पर सब कुछ फ्लोट करता है। और ये इसी बात का सबूत है कि पेनीवाइज जहाँ से आया है वहाँ का डायमेंशन और ग्रेविटी अलग काम करती है। उसके आसपास एक अलग ही माहौल रहता है जिसके साथ कहानी यहीं से शिफ्ट हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हम सीजन 1 की मेन टाइमलाइन यानी कि 1962 में, जहाँ पर लिली की माँ जुनिपर हिल असाइलम में उसके डॉक्टर से बात कर रही होती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर लिली ज्यादा दिक्कत देती है तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब था लैबोटोमी। और यही रीजन है कि इस हॉस्पिटल की जगह बदल ली गई थी इट मूवीज के अंदर क्योंकि लैबोटोमी लीगल नहीं था। खैर दूसरी ओर लिली को अब यहाँ से वापस घर जाना होता है जो कि अपने रूम में यहाँ की हेड नर्स से बात कर रही होती है और हेड नर्स उसे उसका टर्टल वाला ब्रेसलेट वापस देकर उससे बात करती है कि लिली को जो भी दिखा है वो उसे बता सकती है और वो उसको सच मानेगी। उसके जस्ट पीछे हम होली क्रॉस का साइन भी देख पाते हैं और ये नर्स जो है ना वो डिफरेंट थी यानी कि यहाँ पर फेथ अभी भी कुछ लोगों के अंदर बाकी था। पहली ऐसी अडल्ट या फिर फुल ग्रोन देखी है जिसने की बच्चों पर भरोसा किया। अब यहाँ पर हेड नर्स का नाम अभी तक सामने नहीं आया है तो हो सकता है कि ये सीरीज के अंदर आगे काम आएगी, इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकती है। खैर अब दूसरी ओर चीफ ग्लेन बोर जो होता है वो रोनी के फादर यानी कि हैंक से बात करता है जिसको वो कैसे भी करके कन्फेस कराना चाहता था कि थिएटर के अंदर जो कुछ भी हुआ, बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसने ही किया है और बच्चों की बॉडीज को उसने गायब किया क्योंकि उसका सिगरेट का पैकेट वहीं आसपास में मिला था। अब सेम कॉन्वर्सेशन हैंक अपनी माँ के साथ कर रहा होता है और इसलिए मॉम समझा सही कहती है क्योंकि हैंक वहाँ पर आसपास तो था। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि बच्चे उसने नहीं मारे थे और उसका सिगरेट का पैकेट और ब्लैक पर्सन होना काफी था उसको फ्रेम करने के लिए। और ये सिगरेट का पैकेट है ना, ये रियल सिगरेट ब्रांड है। मीनवाइल स्कूल के अंदर सभी लोग रोनी को बुली कर रहे होते हैं, उसे और उसके पिता के बारे में गलत गलत बोल रहे होते हैं जिनसे वो काफी परेशान थी। उसके लॉकर के ऊपर भी रेड लिपस्टिक से पैटी और उसके ग्रुप ने कुछ लिख दिया था जिसको वो मिटाने की कोशिश करती है लेकिन रेड हैंड्स देखकर उसको थिएटर में हुए हादसे की याद आने लगती है। इनफैक्ट जिस तरह से रोनी यहाँ पर एंटर हुई थी सेम चीज लिली के साथ फर्स्ट एपिसोड के अंदर हुई थी जहाँ पर उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ था सब उसके लिए वहाँ पर उसको फ्रेम करते थे और उसके लॉकर के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर पिकल भी रख दिया था उसको मॉक करने के लिए। अब तक है लिली भी स्कूल आ गई थी जो कि रोनी से वॉशरूम में बात करती है जब वो अपने हाथ धो रही होती है और ये लाल चीज सिग्निफाई करती है इट चैप्टर 1 के बेवर्ली वाले सीन को जब उसको भी ब्लड स्प्लैश हुआ था। खैर अब लिली रोनी से कहती है कि वो सबको सच बता भी दे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा तो उनको सच दिखाना पड़ेगा, सबूत लाने होंगे और सारा कुछ सच साबित करना पड़ेगा जिसके लिए उसके पास एक कैमरा है और वो उस चीज की यानी कि वो जो कुछ भी है उस हॉरर की फोटो निकालने की कोशिश करेगी जिससे कि क्लिंट को मानना पड़ेगा कि हाँ रोनी के पिता दोषी नहीं है। अब दूसरी ओर कर्नल फुलर के पास एक ऑफिसर आता है जो कि बताता है कि वो गाड़ी अभी उनको जो मिली है वो असल में 1935 की साइकिल से है जब ब्रैडले गैंग शूट आउट हुआ था और तब इट को लोगों ने उस
उसके फॉर्म में देखा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रो और किताब के हिसाब से पेनीवाइज वहां पर अपने क्लाउन फॉर्म के अंदर गोलियां चला रहा था। बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल उल्टा होकर स्ट्रेट खड़ा हुआ था क्योंकि उसके लिए ग्रेविटी अलग काम करती है। इनफैक्ट इस सेम बिल्डिंग हम देख भी पाते हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर हमको दिखाई भी जाती है। एनीवेज अब फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर रोज फ्रांसिस को लेकर जंगलों से बाहर आ गई थी और अब वो फ्रांसिस को बताती है कि जो कुछ भी चीज है यानी कि इट जंगलों से बाहर नहीं आ सकता। इसका फ्रांसिस रीजन पूछता है तो वो कुछ तो बताने लगती है लेकिन हम नहीं सुन पाते और इसका मतलब ये है कि 1908 और 1935 में कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे कि इट ने पेनीवाइज का रूप ले लिया और फिर वो टाउन के अंदर पहुंच गया था। एस गैंग मैसेकर की फोटो के अंदर उसी ने गोली चलाने की शुरुआत करी होगी और फिर सब ने एक दूसरे को मार डाला। तो जिस हिसाब से ये लोग इट यानी कि पेनीवाइज को एक कोल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाले वेपन की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खोजबीन कर रहे हैं, पक्का यही रीजन रहा होगा कि पेनीवाइज आजाद हुआ था क्योंकि ट्राइब ने पक्का उसको पीसी स्पेल से वहां पर बांध कर रखा होगा लेकिन समहाउ वो टूट गया होगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट जहाँ पर इट अभी है, जहाँ तक वो सीमित है, वहीं पर तो लूजर्स क्लब का एक हिडन ट्री हाउस या फिर बंकर हाउस था जो कि पक्का खुदाई के टाइम पर यहाँ पर बनाया गया होगा जिसको हिडन बेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि हर चीज कितने अच्छे से जुड़ी हुई दिखाई गई है। मीनवाइल प्रेजेंट टाइम में एडल्ट रोज एक कॉन्फ्रेंस में होती है जहाँ पर नेटिव्स और ट्राइबल ग्रुप्स आपस में बात कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये जो रोज वाली चीज है यानी कि सेकंड हैंड रोज वाली जो शॉप थी उसके अंदर काम कर रही औरत जो थी वो कोई और नहीं बल्कि रोज खुद है। खैर अब यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मिलिट्री कुछ खोद रही है लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी बैरी है उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए और उनको एक लेटर लिखना चाहिए जनरल को ताकि सब कुछ ठीक रहे। और रोज अपने कम्युनिटी के एक लड़के को भी इन सब में पढ़ने से मना करती है क्योंकि रोज को आंटी बुला रहा होता है कि उसकी जरूरत है। मतलब कि पक्का यहाँ पर रिचुअल ऑफ चर्च की बात हो रही थी या फिर शायद से फ्यूचर इवेंट्स के लिए। और आपको याद होगा कि जब मेजर लीरॉय हेनलॉन की बीवी शार्लेट इस दुकान के अंदर आई थी तो पक्का रोज ने कुछ तो उसके अंदर या फिर उसके बेटे के बारे में सेंस किया होगा यानी कि फ्यूचर इवेंट्स को सेंस किया होगा। यानी कि यही वो रोज है जो कि फ्रांसिस के साथ 1908 में दिखाई गई। एंड आई बिलीव कि जो लड़का है जो रोज को आंटी बोल रहा था ये पक्का इट चैप्टर 2 के अंदर वही ट्राइबल आदमी है जिसने कि माइक को रिचुअल ऑफ चर्च और विजन्स दिखाए थे। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि माइक हेनलॉन जो है वो लीरॉय हेनलॉन की ही आने वाली जनरेशन है। खैर अब देखो रोज जो है वो एक फेमस ट्राइब का हिस्सा है, नेटिव अमेरिकन है। मूवी के अंदर शोको पीवा ट्राइब का जिक्र आ रहा है जिसने कि इट को ट्रैप करने की कोशिश करी थी और कुछ हद तक कमजोर किया लेकिन कुछ कमी रह गई थी और इट कैद नहीं हो पाया। यहाँ पर एक रिचुअल का इस्तेमाल हुआ था और लूजर्स क्लब ने भी सेम रिचुअल इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। मीनवाइल जनरल शॉ कर्नल फुलर से ये कहता है कि अब उनको एयर से सर्च करना पड़ेगा, लेट नहीं करना चाहिए। और अब अगले ही सीन में जनरल जो होता है वो ऑर्डर दे देता है कि वो हेनलॉन और रूसो के साथ डिक हैलोरन को हेलीकॉप्टर के ऊपर भेजता है। अब कर्नल फुलर जो होता है वो डिक हैलोरन को एक पैकेट भी देता है जो कि उसको जनरल शॉ ने दिया था जिसके अंदर एक गुलेल रखी हुई थी जो कि वही रोज वाली गुलेल थी। और इस गुलेल को डिक अब अपनी शाइन का इस्तेमाल करके इट यानी कि पेनीवाइज को ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपनी शाइन एक्टिवेट करके हेनलॉन को गाइड करता है कि उनको ईस्ट की ओर जाना होगा। और अब अचानक से डिक जो होता है वो एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है जो कि उठकर हेलीकॉप्टर के मेन दरवाजे तक आ गया था। और अगर आपने शाइनिंग मूवी देखी होगी तो एब्रा और डैनी इसी तरह से शाइनिंग का इस्तेमाल करके अपने आसपास इसी तरह की सुपरनैचुरल एंटिटीज को महसूस कर सकते थे। लाइक जहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते वहाँ पर ये शाइनिंग वाले लोग एंटर कर सकते हैं। खैर अब उसके विजन्स में वो खुद को इन गटर के अंदर यानी कि सीवर के अंदर कैद पाता है और यहीं पर पेनीवाइज अपने विक्टिम्स की बॉडीज को रखा करता था। साथ ही साथ इट चैप्टर 1 और 2 का क्लाइमैक्स यही हुआ था। अब यहाँ पर एक सर्कस डोर डिक के सामने आता है जिस पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन लिखा हुआ था। ये सेम वही सर्कस है जिसको ओपन करके पेनीवाइज ने अपना शानदार डांस दिखाया था बेवर्ली को। खैर अभी एक गेट ओपन होता है और उसके अंदर पेनीवाइज की आंखें चमक रही होती हैं। अभी पेनीवाइज डिक से पूछता है कि आखिर वो है कौन क्योंकि उसके डोमेन के अंदर इतनी आसानी से आ गया। अब इस चीज से पेनीवाइज बहुत ही ज्यादा खुंदस में था और देखिए देखकर बहुत घबरा जाता है एज जिस चीज को जनरल और बाकी सभी लोग एक कोल्ड वॉर वेपन की तरह इस्तेमाल करने के फिराक में थे वो उनके कंट्रोल से बहुत ऊपर की चीज है, एक कॉस्मिक बीइंग है। खैर अभी पेनीवाइज डिक को हॉन्ट भी करता है और वो किसी वॉर के ग्लिम्स उसको दिखाता है और इन झलकियों के बीच वो एक लेडी को भी देखता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेनीवाइज ने डिक हैलोरन को उसका ओवरलुक होटल वाले बॉल रूम पार्टी की विजन्स भी दिखाए थे। उसका फ्यूचर बता दिया था कि वो कहाँ जाएगा। डायरेक्ट थ्रेट था कि यहाँ से चले जा नहीं तो मारा जाएगा और ये शाइनिंग मूवी के ही सीन्स थे यानी कि बॉल रूम पार्टी वाले। ट्रू फैंस इसको पहचान गए होंगे। और अब तभी अचानक से डिक होश में आता है और पेनीवाइज के विक्टिम्स की बॉडीज को देखता है जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी। पेनीवाइज सबको इसी तरह से
ट्रांस में रखता है ट्रॉफीज की तरह। फिर जब मन आता है उनको कंज्यूम कर लेता है। उन विक्टिम्स के सामान भी आसपास उसके गिरने लगते हैं और उसमें एक बच्चे का क्रैडल भी था। और यही सेम क्रैडल हमने इट मूवीज की पेंटिंग में और सीरीज के एपिसोड में देखे थे। यानी कि पेनीवाइज किसी को नहीं छोड़ता, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा। और अब डिक को एक लेडी हॉन्ट करती है जो कि असल में उसकी एक ग्रैंड मदर है, जिनको भी शाइन वाली एबिलिटी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनको भी पेनीवाइज ने खत्म कर दिया था एज वो उसकी डोमेन में गई थी, क्योंकि इट बहुत पुरानी एंटिटी है जो कि डेरी में आके गिरी थी। सो मे बी दैट इज द केस। या फिर यहाँ पर वो अपने पोते को वार्न करने आई थी कि इस चीज से दूर रहो, कि भैया ये पंगा लेने वाली चीज नहीं है। खैर अब अचानक से ही डिक जो होता है वो डर कर सीवर यानी कि गटर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो तो हेलीकॉप्टर का मेन डोर ओपन कर रहा था। और पेनीवाइज की यहाँ पर खाली उसकी कॉन्शियसनेस या फिर आत्मा गई थी, लेकिन हेलॉन जो होता है वो आकर उसे रोक लेता है और वापस बेस पर ले जाता है। मीनवाइल बेस हॉस्पिटल पर जनरल शोर डिक हेलॉन से मिलने आता है, जिसे डिक साफ कह देता है कि सर इट को पता नहीं लगना चाहिए था कि वो यहाँ पर है और उसने उन लोगों को देख लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। अब बहुत कुछ बुरा हो सकता है और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो वो चीज नहीं हो सकती। यानी कि इट पेनीवाइज सिर्फ खुद के लिए काम करता है, ना कि किसी और के लिए। लेकिन अब डिक जनरल से एक स्पेशल प्रिविलेज मांगता है। वो और उसके टीम में अकेले में बैठने के लिए एक अच्छी जगह चाहते थे, क्योंकि जहाँ पर वो भी थे वहाँ पर ऊपर से बारिश का पानी गिर गया था। और जब जब पेनीवाइज एक्टिव होता है ना, तो डेरी के अंदर बारिश का हिसाब किताब बहुत ज्यादा हो जाता है। और जॉर्जी वाले टाइम पर भी सेम चीज हुई थी, कोई भी टाइम अब उठाकर देख लो। अब जनरल शॉ जो होते हैं वो परेशान होकर सेम उसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पर मेजर लीरॉय हेनलॉन की बीवी शार्लेट गई थी, यानी कि शॉपिंग करने। अब शॉ जो होता है वो सेकंड हैंड रोज शॉप पर जाता है और यहाँ पर वो रोज से मिलता है, जिससे हमको ये बात समझ में आ जाती है कि ये जनरल जो है वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटा फ्रांसिस है जिसको हमने 1908 में देखा था, जो कि अब बहुत सालों बाद डेरी आया है। अब फ्रांसिस शॉ को रोज याद नहीं थी और जब उसका लेटर उसे मिला तब उसे रोज के बारे में याद आया। लेकिन रोज जो होती है वो यहाँ पर उसे बचपन से जानती थी और रोज ने पहले ही उसे कहा था कि डेरी ऐसा ही है। और यहाँ से जाते ही लोग यहाँ के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि असल में फ्रांसिस के पिता का ट्रांसफर कहीं और हो गया था, जो कि पेनीवाइज का ही एक सुपर नेचुरल तरीका है, या फिर ये कहें कि एक कथोलो टाइप ऑफ शिट है, यानी कि टेलीकिनेसिस पावर बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही यहाँ के बारे में कोई याद दिलाता है तो सबको धीरे धीरे मेमोरीज याद आने लगती है, जैसे कि माइक ने सबको फोन किया था, यानी कि इट चैप्टर 2 में। और वो खुद हमेशा डेरी में ही रहा था, जिसके चलते वो कभी कुछ भूला ही नहीं। खैर अभी दोनों बात करने लगते हैं और शॉ ये चाहता था कि रोज अपनी काउंसिल से बात करे और वो मिलकर काम करना चाहते थे। खैर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर शॉ को अपने पिता के साथ दूसरी जगह पर जाना था, तो वो रोज से आखिरी बार मिलता है और तभी उसे वो अपना बुलेट भी देती है, जो कि टेक्निकली शॉ की ही थी। और पेनीवाइज को ट्रेस इसलिए ही डिक कर पाया था क्योंकि उससे ही पेनीवाइज के ऊपर वार किया गया। अब फ्रांसिस शॉ का ये कहना था कि वो पाइपलाइंस वहां पर बिछा रहे हैं और रोज ये कहने लगती है कि वो यही तो नहीं चाहती कि अनमार्क्ड बैरियल ग्राउंड खराब हो जाए, और इसलिए वो उनको बताएगी कि वो बैरियल ग्राउंड कहाँ पर है और फिर शॉ वहां से अलग काम करेगा। और हम जानते हैं कि ये पाइपलाइन बिछाना तो एक बुलशिट चीज थी, जो कि मेन टाइमलाइन में यानी कि 2017 और 2019 की इट मूवीज के अंदर पाइपलाइन वाली चीज थी। लेकिन जनरल का मेन मकसद तो क्या था, वो पेनीवाइज को कोल्ड वॉर के वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके चक्कर में अगर पाइपलाइन में छानी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रांसिस वाला सीन बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसके पास वो गुलेल थी, उसको पेनीवाइज के बारे में याद था कि उसके ऊपर हमला हुआ था बचपन में, लेकिन उसे रोज याद नहीं थी। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेमोरीज होती है वो धीरे धीरे याद आ जाती है। वो पक्का रोज को धोखा देगा फ्यूचर में। इनफैक्ट फ्रांसिस और रोज बचपन में सेम नदी में तैर रहे थे, तो लूजर्स क्लब भी इसी तरह यहाँ पर तैरा करते थे। अब इसी बीच हम वेल और रिच को एक कैफे के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर लिली की माँ एज अ वेट्रेस काम करती थी, और रिच की नजर हमेशा लेडीज के टाटास पर आ करती, जो कि एक रेफरेंस है अबाउट लिलीज मदर। और नोवेल के अंदर ये वाला सीन काफी फनी है। खैर अब तभी वहाँ पर रोनी और लिली विलियम और रिच से मिलने आते हैं। रीजन बीइंग कि वो दोनों फोटो तो अकेले खींच सकती थी, लेकिन उसको डेवलप करवाने के लिए किसी लैब में नहीं दे सकती। लेकिन रोनी जानती थी कि विलियम एक साइंस फ्रीक है, तो वो ये कहता है कि हाँ वो इसको डेवलप कर सकता है, लेकिन रीजन क्या है, तो वो उनको सारी बातें बताने लगती है। अब ये एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर वो रोनी और लिली के बताए हुए प्लान के अनुसार सब कुछ करने वाले थे, ताकि इट के बारे में कोई सुराग मिल सके और रोनी के पिता को बचाया जा सके, नहीं तो उनकी मौत तो पक्की थी। खैर लिली उनको उसी सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक टाइम पर उसकी ओल्ड फ्रेंड जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे वो लेकर गए थे। मीनवाइल हम डिक को देख पाते हैं, जो कि अब हेनलॉन के घर आया हुआ था, जहाँ पर शार्लेट से वो
काफी अच्छे से बात करता है, खाना खाता है और डिक जो होता है वो हेलोन से उसकी ब्यूटी के बारे में पूछता है, जबकि ये जानकारी उसने अपने टीममेट्स को नहीं दी थी। खैर अब यहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर डिक अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास एक एबिलिटी है, ऐसा लगता है कि चीजों को देखे बिना चीजों को देखना। हेलोन लेकिन समझ जाता है कि उस रात जब उस पर हमला हुआ था तब वो वहीं पर था, क्योंकि आज जैसे उसने उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करी और पता लगाया कि उसका एक बेटा है, वैसी सेम फीलिंग उसे उस रात आई थी। और तब यहाँ पर डिक एक्सेप्ट करता है कि दूर खड़ा हुआ मास्क मैन वही था और वो उसको नोटिस कर रहा था। नॉर्मली अपनी मौत सामने देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन हेलोन बहुत अलग है। उसके दिमाग के अंदर बस स्ट्रेटजीज चल रही थी और ऐसे आदमी से वो फिर से कभी नहीं भिड़ना चाहता। बेसिकली वो उसके डिफेंस को नहीं देख पाया था। हेलोन काफी स्ट्रॉन्ग है और अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उस पर नहीं करेगा। अभी दोनों भी बात करते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर पर क्या हुआ था, तो डिक बताता है कि यही तो उसकी एबिलिटी है और उसके पिता खतरनाक थे। इनफैक्ट मरने के बाद तो उनकी स्पिरिट उसको और हॉन्ट करने लगी थी। तब उसकी ग्रैंडमा ने उसको बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट दिया कि वो उनको बॉक्सेस में कैद कर सकता है और वो ऐसा ही करता था, यानी कि जो लोग उसको डराया करते। लेकिन जो चीज जनरल ढूंढ रहे हैं वो चीज अलग है, वो बक्से के अंदर कंटेन नहीं हो सकती। अब दूसरी ओर हम लिली, रॉनी, रिच और विल को देखते हैं जो कि इट को बुलाने का प्लान कर रहे थे। और रिच अपने अंकल के बारे में बताता है जो कि एक सैंटेरिया प्रीस्ट हुआ करते थे, जो कि ओरिजा नाम की स्पिरिट को समन कर सकते थे। और कई लोग उनके पास आते थे कि उनकी उधारी बची हुई है, जिसके चलते वो एक ऐसी इविल स्पिरिट ओरिजा को बुलाते थे जो कि उनके मरे हुए लोगों का रूप लेती और लोगों को हंट करती। और इसे सिमेट्री के अंदर एक रिचुअल करके बुलाया जा सकता है, जो कि पेट सिमेट्री का इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है। खैर अब ये सभी रिचुअल करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता तो खुद रिच ही रिचुअल से खड़ा हो जाता है, जबकि उसने ही कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि उसने रिचुअल अपने कजन से सुना था, तो उसने ये बात पूरी नहीं सुनी थी। लेकिन हाँ, ये बात है कि जल्दी से सुसु करके वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात झूठ थी। लेकिन अब तक वहाँ पर एक आ चुका था जो कि रिच की अंकल और सीज ने मारे गए लोगों का रूप लेकर उनको हॉन्ट करने लगता है। वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का भी स्टैचू काफी विकेट सा स्माइल लेता है और ये सीन बहुत ही फनी था। आई मीन लास्ट का ये पूरा सीक्वेंस मुझे काफी गोफी टाइप का लगा, जैसे कार्टूनिश होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का। खैर अब सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं। लिली और रोनी कामयाब हो गए थे और अभी विलियम एक जगह पर घुस जाता है जिसके हाथ में कैमरा था और एक क्लाउन हैंड उसको दिखता है। पीछे से कोई भाग कर भी गया था और विल तभी एक फोटो क्लिक कर देता है और बाकी तीनों बच्चों को लगता है कि विल गया, लेकिन विल किसी तरह से वहाँ से बाहर आ गया था। यानी कि जब उसने फोटो क्लिक करी तो पक्का वहाँ पर इट होगा और इस फोटो को खींचने के बाद में वो शायद से थोड़ा डर गया होगा या फिर उसको ऐसा महसूस हुआ होगा कि उसको रोकने की कोशिश करी गई है, यानी कि उसकी लिमिट इतनी है। जिसके बाद होता यह है कि सभी बच्चे आपस में गले लगते हैं जैसे कि लूजर्स क्लब करते थे। अब चारों बच्चे सिमेट्री से बाहर निकल गए थे और स्कूल आकर वो रात को चोरी छुपे क्लिक करी हुई फोटोज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उन मारे गए बच्चों के गोस्ट की फोटो मिल जाती है। उसके अंदर सूजी भी शामिल थी। और हाँ, स्कूल के बाहर बोर्ड के अंदर दिखाया गया था कि शाम को बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आज इन 4 बच्चों ने हिम्मत करी और इट से बचकर भी दिखा दिया। कर ये फोटो डेवलपिंग एरिया भी रेड होता है और पेनीवाइज के बलून्स भी रेड थे और उसका रेफरेंस भी रेड ही रहता है। खैर फाइनली ये लोग आखिरी फोटो को डेवलप करते हैं जो कि विलियम ने आखिरी में खींची थी और इसके अंदर उनको दिखाई देती है एक वियर्ड सी आकृति। इसके बारे में देखने पर विल बोलता है कि ये तो एक क्लाउन लग रहा है और हम जानते हैं कि ये कौन है। और अभी बच्चे नहीं जानते थे कि आखिरकार ये क्लाउन है कौन, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये कौन है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी काफी बार देख चुके हैं। ये है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, जो कि अब डेरी के ऊपर खतरनाक चीजें करने के लिए फिर से तैयार था। इसी के साथ में इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 3 की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद लॉट ऑफ ईस्टर एग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।